नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई में रीजनिंग में एक चौथा पोर्शन जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये टॉपिक है, लगभग रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन जो आम रीजनिंग होती है ये थोड़ी अलग रीजनिंग है। इसमें क्या है कि जैसे रीजनिंग होती है संबंध एवं आंशिक समानता में उनके कुछ टॉपिक के नाम पढ़ता हूँ। समरूपता, आकृति, वर्गीकरण, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, निर्णायक क्षमता, रक्त संबंध, दशा ज्ञान परीक्षण, वर्णमाला क्रम, समय क्रम, गणती, योग्यता परीक्षण। ये जो सामान्य टॉपिक होते हैं उससे थोड़ा ये टॉपिक भिन्न है। विशेष रूप से एसआई परीक्षा में ही पूछा जाता है, लेकिन देखिए अक्सर हम इसको स्किप कर देते हैं और ये गलती कर देते हैं। आपको वो याद हो नीतीश सर का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते तो सिलेक्शन के लिए है, सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है, दुर्भाग्यवश रह जाते हैं, तो फिर ज्ञान तो मिलता ही है और ज्ञान जिंदगी भर काम आता है। तो इसमें जो टॉपिक होने वाले हैं मानसिक अभिरुचि में, वो सारे ही ऐसे टॉपिक हैं जो आजीवन हमको काम आएंगे। क्या टॉपिक है, मैं उनके नाम पढ़ता हूँ। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय की प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि पढ़ाई में तो काम आते ही हैं, जिंदगी भर भी काम आते हैं, आजीवन काम आते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारा आज का है वो है जनहित। जनहित कहें या लोकहित कहें, एक ही बात है, बहुत जरूरी टॉपिक है। वास्तव में जनहित होता क्या है और क्यों इसकी जरूरत होती है। जनहित जो है साधारण शब्दों में ही कहें कि लोगों का हित, ऐसा काम जिससे कि आम जनमानस का हित हो। डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसी बात को वर्णित किया गया है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा, ऐसे नीतियां लागू करेगा जिससे कि सभी का हित हो, जनहित हो, लोकहित हो, जनता का हित हो। अब देखिए जैसे दोस्तों पुलिस है, तो पुलिस 1861 में पुलिस एक्ट आया था और तभी पुलिस बनाई गई थी, पर यह पुलिस वास्तव में जनहित के लिए पुलिस नहीं बनी थी। उस समय जो पुलिस बनी थी वो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को लागू करने के लिए बनी थी, भारतीय जनता विद्रोह ना करे इसके लिए बनी थी। उस वक्त पुलिस का उद्देश्य नहीं था लोकहित करना, उस वक्त पुलिस का हित था अंग्रेजों का हित करना। तो लेकिन समय के साथ समय बदलता गया, काम बदलते गए। वर्तमान समय में पुलिस की जिम्मेदारी है लोकहित करना, सभी को न्याय दिलाना, किसी पर कोई दबाव ना रहे, ये सब पुलिस का काम है। कल्पना करिए कि एक दिन के लिए भी पुलिस ना हो तो क्या रह पाएंगे। लेकिन उस समय में, आज से 100 साल पहले या आज़ादी के पहले जो पुलिस थी वो सिर्फ भारतीयों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनी हुई थी। उस वक्त पुलिस लोकहित के लिए नहीं थी, आज की पुलिस लोकहित के लिए है। अब देखिए क्या है कि जनहित एक विशिष्ट तथा व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसका साधारण अर्थ जनता का हित अथवा कल्याण है। वही बात जो मैंने अभी आपसे कही है। आज के लोकतंत्र का बुनियादी मूलमंत्र लोकहित अथवा जनहित है। इसका तात्पर्य व्यक्तिगत हित से न होकर सारे जनसमूह से है, अर्थात जनहित का तात्पर्य होता है सर्वजन से हित। व्यक्तिगत हित और जनहित, भाई व्यक्तिगत अगर किसी का हित होगा वो भी जनहित की श्रेणी में ही आएगा, लेकिन व्यक्तिगत हित में और जनहित में क्या अंतर होता है वो हम समझते हैं। व्यक्ति समाज की एक प्राथमिक इकाई है, समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति ही तो है। व्यक्तियों के समूह से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो साधारण रूप से हम बात करें तो व्यक्तिगत हित के साथ समाज का हित भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सामाजिक व व्यक्तिगत हित के मध्य संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है, इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श जारी है। अब व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इसको समझिए आप क्या होता है। ये कोई नदी निकल रही है हमारे यहाँ से, चलिए ये नदी निकाल लेते हैं हम। इसके आसपास ये कुछ गांव हैं, कुछ छोटे बड़े इसके आसपास गांव हैं, नदी तो आगे चली जा रही है। अब ये कुछ गांव हैं और इसके अलावा इससे दूर भी कुछ गांव हैं।
यहाँ पर भी कुछ गांव हैं, छोटे बड़े गांव हैं, यहाँ हैं, ये सब गांव छोटे बड़े हैं। केवल आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। नदी में से पानी जा रहा है तो यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, इनके पास तो सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी है, पीने के लिए भी पर्याप्त पानी है, मवेशियों के लिए पर्याप्त पानी है। जब नदी निकली हुई है तो जल स्तर भी जमीन में बहुत अच्छा होगा, तो घर में हैंडपंप, नलकूप वगैरह, ट्यूबवेल खेतों में, ये सब सुविधाएं होंगी। लेकिन जो दूर के गांव हैं, अब ये गांव हैं, मान लीजिए हम इन्हीं को काउंट करते हैं कि ये गांव हैं 4 और 4 8, जबकि जो दूर के गांव हैं ये गांव हैं 20। इनको और गांव हैं जैसे कि ये 20 गांव हैं, है ना। तो अब इनको पानी की समस्या है, इनके पास ना तो पानी पीने के लिए ढंग से है, ना पानी खेती के लिए है। पानी जलस्तर इतना गहरा जा चुका है कि नलकूप हैंडपंप काम करना बंद कर दे रहे हैं। सरकार की योजना आती है कि क्यों ना यहां पर एक बांध बनाया जाए। सरकार की योजना है कि क्यों ना यहां पर एक बांध बनाया जाए, लेकिन अगर यहां बांध बनता है तो स्वाभाविक है कि जलस्तर, इसका जल भराव बढ़ जाएगा और ये सभी 8 गांव डूब में आ जाने हैं, इनके खेत चले जाने हैं। हालांकि सरकार इनको मुआवजा देने को तैयार है, इनको अलग विस्थापित करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये लोग अपना पैतृक गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इनके पास तो पर्याप्त सुविधा है पानी की, लेकिन जो दूर के गांव हैं वो बेचारे पीने के लिए भी उनके पास पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये होता है इनका व्यक्तिगत हित और ये इनका लोक हित। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? टकराव की स्थिति तो है, व्यक्तिगत हित देखें कि लोक हित देखें, 8 गांव देखें कि 80 गांव देखें। अब मान लीजिए इन 8 गांवों को विस्थापित कर दिया जाता है और यहाँ पर बांध बन जाता है। यहाँ पर बांध बना तो यहाँ नहरें निकल गई, जिससे कि इन गांवों तक पानी पहुँच गया। ये नहरें निकल जाती हैं, यहाँ तक इन गांवों तक पानी पहुँच जाता है। अब देखिए, इनका 8 गांवों का व्यक्तिगत हित था, इनका सामाजिक हित था, यहाँ टकराव की स्थिति बनी। ऐसे में जरूरी व्यक्तिगत हित है कि सामाजिक हित है, पूरी समाज का हित है, जनहित है, ये तय करना होता है। आप खुद बताइए कि किसका हित जरूरी है। इन 8 गांवों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया, उनको उतनी जमीन दी गई, उसी तरह के मकान बनवाए गए उस तरह, और उनको मुआवजा ही मिला, किसी को सरकारी नौकरी भी दी गई। तो व्यक्तिगत हित से बढ़कर होता है जनहित, और इसमें हमेशा ही टकराव की स्थिति बनी रहती है। चलिए मैं अब इसको साफ करता हूं। जनहित को लेकर प्रायः बहस होती रहती है। कुछ लोग इसे मानव अधिकारों से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ अन्य लोग इसे मानव अधिकारों के विरुद्ध मानते हैं। वही बात, अब ये तो मिटा दिया मैंने, जैसे कि मानव अधिकारों से जोड़कर देखते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोग जो जिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उनका अधिकार है कि उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए, खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, ये मानवाधिकार हो गया। लेकिन जिन लोगों के मकान डूब रहे हैं, जिन लोगों के खेत डूब रहे हैं, बांध में उनकी जमीन जा रही है, तो उनका भी तो मानवाधिकार होगा, वो भी तो मानव हैं, कुछ अधिकार उनके भी होंगे। तो ऐसे में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जनहित की अवधारणा को साफ, स्पष्ट तथा सर्वमान्य बनाने के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसलिए जरूरी क्या है कि निश्चित सामंजस्य स्थापित किया जाए, न व्यक्तिगत हित वालों को परेशानी हो, न जनहित वालों को ज़्यादा लाभ हो, मतलब कि दोनों में सामंजस्य बना रहे, जिससे कि टकराव की स्थिति ना हो। देखिए, यहाँ हम सिर्फ ये बातें नहीं कर रहे हैं, इनमें हम कुछ और इनके आर्टिकल लिखेंगे। जनहित क्या है, जनहित याचिका क्या है, पुलिस द्वारा जनहित क्या है, जनहित को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन देखेंगे कि किस केस में कौन सा डिसीजन दिया गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से 1 नंबर पक्का तैयार करके जाएंगे। चलिए तो फिर आगे देखिए कि लोकतंत्र का आधार जनता है, क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य ही होता है जनता का शासन। इस दृष्टिकोण से तो व्यक्तिगत हितों को सबसे उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोकहित, लोकतंत्र जो है, इसका आधार होता है कि जनता का शासन
और इस हिसाब से व्यक्तिगत हितों को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किंतु व्यवहारिक धरातल पर क्या ये तर्क संगत है? तो जवाब होता है बिल्कुल नहीं भाई। हम 8 गांव के चक्कर में 80 गांव को कैसे प्यासा मार सकती हैं? और ऐसा भी नहीं है कि 8 गांव से कह दिया कि गांव खाली करिए, आप जाइए जहां जो आपको दिखे करिए, उनको भी तो विस्थापित कर रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं, आधुनिक सरकारें जनहित की रक्षा हेतु निजी हितों को बढ़ावा नहीं देती हैं, जनहित को ही सर्वाधिक महत्व देती हैं। मतलब कि जहां सबका अधिक लोगों का हित हो उनको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कहीं से नहर निकल रही है, अब नहर जैसे मान लीजिए ये खेत बने हुए हैं हम लोगों के, अब नहर ऐसी निकलनी है, ये किसी का खेत है, वो कहता मैं खेत नहीं दूंगा अपना, नहर के लिए मुझे अपना खेत नहीं देना है, ना मुझे मुआवजा चाहिए ना कुछ चाहिए। जबकि इन सब के पास सिंचाई का साधन नहीं था, अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। सरकार की योजना आई कि यहाँ से नहर निकाल दी जाए। अब एक है जो वाड़ंगा डाल रहा है काम में, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? लोकहित देखें कि जनहित देखें? ऐसे में आमतौर पर जनहित ही देखा जाता है, सभी का जिसमें हित हो वही काम किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं कि जनहित का उद्देश्य तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को सशक्त करना है, किंतु जनहित में कुछ ऐसे मसले हैं जो समाज के एक खास वर्ग के लिए तो लाभकारी होते हैं, लेकिन दूसरे अन्य समुदाय अथवा वर्ग के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी एक वर्ग के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे हानिकारक हो सकते हैं? वही बांध का मैंने उदाहरण दिया था। यहां पर ये बांध बना हुआ है, कुछ यहां पर जंगल थे आसपास में, पहले नदी निकली थी, जब बांध बना तो भराव यहां सा हो गया, ऐसा हो गया कुछ। अब जो आसपास के गांव के लोग थे वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट लेते, शहर में जाकर बेच आते थे। अब यहां जो गांव थे उनके पास खेतों में पानी उपलब्ध नहीं था सिंचाई के लिए, खेती के लिए, तो यहां जब भराव हुआ तो जंगल खत्म हो गए। इस वर्ग के लिए तो सुविधा हुई कि यहां तक नहर आ गई, उनके पास पानी आ गया, लेकिन यहां जो वर्ग रहता था वो लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता था, उसके लिए क्या हो गया भाई? उसके लिए परेशानी हो गई। हाँ जी, हाँ या ना? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस विषय का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्ग के लोगों का बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के माध्यम से शोषण ना हो। आगे देखिए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना लोकतंत्र का विशिष्ट कर्तव्य है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अब अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है, अगर आप हिंदी एसआई के लिए भी पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अल्प मतलब होता है कम, संख्या का मतलब जिनकी संख्या कम हो, बहु मतलब अधिक, और संख्यक जिसकी संख्या अधिक हो। तो अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम हो। अब जैसे किसी क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं, किसी क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं। पाकिस्तान में चले जाएं आप, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, और भारत में जब आते हैं आप तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना लोकतंत्र का विशिष्ट कर्तव्य है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी जनहित का ही भाग है। यह भी जनहित का ही काम है कि उन लोगों को किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा। साधारण शब्दों में हम एक बात कहें तो मानव अधिकार जनहित से ही जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा। अब आगे देखिए कि भारत को विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्व भर में समस्त लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं हेतु आदर्श माना जाता है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ये कारण है कि भारत को फॉलो कई सारे देश करते हैं, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने यहाँ की फॉलो करते हैं लोग। एक किस्सा में पढ़ रहा था कभी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। तो यूएन में सरकार का पक्ष रखने के लिए नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। पूरी दुनिया आश्चर्य में थी,
कि बताइए सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां का विपक्ष का नेता आ रहा। ऐसा है भारत का लोकतंत्र। इसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा है हमारे सभी नेताओं ने। तो आगे देखिए, भारत को विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम सब जानते हैं। और जो सरकार की शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना की पहली ही लाइन आपको याद हो, हम भारत के लोग, मतलब कि सरकार की संपूर्ण शक्ति भारत के ही नागरिकों में निहित होती है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था उस वक्त भारतीय संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट कहा गया कि भारत के लोगों को न्याय दिया जाएगा तथा यह न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। भारत के लोगों को न्याय मिलेगा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 और 38 से 39 में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का उपबंध है। संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर व प्रतिष्ठा की समानता उपलब्ध होगी। सभी नागरिकों को समानता की प्रतिष्ठा उपलब्ध होगी, अवसर की प्रतिष्ठा उपलब्ध होगी। मतलब ये हुआ कि जगह निकलती हैं 10,000, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ वही आवेदन करेंगे। सभी आवेदन कर सकते हैं, सभी उसमें परीक्षा पास करके जो है अब चयनित हो सकते हैं। तो सभी को अवसर तो बराबर मिल रहा है। आगे देखिए कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी माने जाते हैं। जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास मतलब हर तरह से विकास हो। जो अधिकार व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं, तो उनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया जा चुका है। इसके अलावा देखिए, जनहित में हर गरीब व्यक्ति को निःशुल्क न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। अगर ये नहीं होगा कि जैसे कि किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं और उस पर कोई दबाव बना रहा है, उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका केस लड़ें और निःशुल्क लड़ें, उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दिलवाएं। इसके अलावा देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सरकार को इसी ओर इंगित करते हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी है लोकहित, जनता का हित, देश का हित। अब देखिए, हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस जो सुप्रीम कोर्ट के जिसमें जजमेंट आए हैं। और देखिए केस क्या है कि फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कोई भी किसी भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। जनहित के लिए याचिका दाखिल कर सकता है, वो PIL जो होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल ये देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को का यह निर्देशित किया गया है कि वह समाज के समस्त वर्गों में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय स्थापना करे। यह भी संविधान में निहित किया गया है कि समाज के निर्धन वर्ग को निःशुल्क विधिक मदद उपलब्ध कराए। वही जो मैंने अभी आपको बताया, कोई गरीब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको निःशुल्क न्याय दिलाया जाए। जनहित में व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जाए। न्याय की प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण कोई भी न्याय से छूट न जाए। न्याय समाज के उन व्यक्तियों को भी मिले जो इसे व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से पा नहीं सके हैं। जैसे कि कौन नहीं पा सके हैं, मान लीजिए कोर्ट कचहरी
के चक्कर लगाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में जरूरी है कि उन लोगों को भी न्याय मिले जो इनकी कठिनाइयों की वजह से न्याय नहीं पा सके हैं। जहां अधिकार वहां उपचार, युक्ति को विस्तृत रूप से उपयोग में लाना, इस आदर्श वाक्य को उपयोग में लाना, इसका पालन करना, प्रशासनिक नियंत्रण हो सके और न्याय को व्यवहारिक बनाना। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो सरकार को आप कहें कि आदेशित किया गया था। इसके अलावा देखिए, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इस मामले में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे कैदी के साथ जेल संरक्षक द्वारा क्रूर तथा गलत व्यवहार के विरुद्ध एक दूसरे कैदी ने पत्र के माध्यम से न्यायालय को इस घटना से वाकिफ कराया। न्यायालय ने इस पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मानकर जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध निर्देश पारित किया कि उक्त कैदी के साथ कोई गलत व्यवहार न किया जाए तथा अपराधी व्यक्ति को दंड की सही कार्रवाई की जाए। किसी व्यक्ति को जो दंड मिला है, दंड भी कई अलग अलग तरीके का होता है, जैसे साधारण कारावास होता है, एक सहस्त्रम कारावास होता है। तो जो व्यक्ति को दंड मिला है वो उसी के हिसाब से उससे दंड दिया जाए। अब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाए, जबरदस्ती उससे काम किया जाए। मानव है और मानवाधिकार उसका हक है। इसके अलावा एक अगला केस है कि बालक कल्याण, भले ही वो कैदी क्यों ना हो, भले ही वो कितना जघन्य अपराध करके क्यों ना गया हो, लेकिन उसको कानून के दायरे से बाहर जाकर सजा नहीं दी जा सकती। एक केस और देखिए आप, एससी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटपूर्ण कार्य में चयनित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने समस्त राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वे अनुच्छेद 24, 39, 41, 45 और 47, ध्यान रखिए इनका, के संवैधानिक निर्देशों का उचित पालन करें तथा बालक श्रम प्रथा को शीघ्र ही खत्म करें। चलिए आगे देखिए, एक अगला केस है बढ़िया, पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकर। तो ये है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। तो इस केस में पिटिशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय से प्रार्थना की कि वह इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ की जांच का आदेश दें जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? इम्फाल। और उसमें कोई मुठभेड़ में 2 लोग मारे गए थे। तो किसी ने याचिका दायर की कि महोदय इसकी जांच करवाइए, मुठभेड़ जो थी वो फर्जी थी और जो लोग मारे गए थे वो इनोसेंट लोग थे, इनकी जांच करवाइए। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का निर्देश दें एवं मृतकों के परिवार वालों को प्रतिकार प्रदान करें। इसमें क्या था कि जो पुलिस वाले दोषी थे उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसी के परिवार का सदस्य तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ तकलीफें कम जरूर की जा सकती हैं। आगे देखिए, कि पुलिस द्वारा जनहित। पुलिस द्वारा जनहित कैसे होता है? जो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि जो शुरू प्रारंभ में जो पुलिस बनी थी वो पुलिस बनी थी अंग्रेजों के जनहित के लिए। अब जो पुलिस है वो आम जनहित के लिए है। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नेता हैं, सिर्फ पुलिस उनकी सहायता के लिए है। एक आम आदमी जाए थाने में, उसको कोई समस्या है, FIR कराए, अपना आवेदन दे, कार्रवाई होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं या जो यूं कहें कि पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनकी ही पुलिस सुनेगी। तो ये विचारधारा गलत होती है। हाँ, एकाध अपवाद जरूर होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। पुलिस का व्यवहार बदलता जा रहा है। अब ये अंग्रेजों की नहीं, भारतीयों की पुलिस है। तो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य जनहित की श्रेणी में आते हैं।
आपको पता हो जब कोरोना चल रहा था, हम लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे थे और पुलिस वाले चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे कि कृपा करके घर से ना निकलें। समाज सेवा ही तो है, ये जनहित ही तो है। उनको जान नहीं है प्यारी है क्या, उनका परिवार प्यारा नहीं है क्या, लेकिन फिर भी समाज सेवा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। पुलिस सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय कार्य करती है और यही जनहित है। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि पुलिस सर्वजन सुखाय, मतलब कि सभी लोग सुखी रहें और सबका हित हो, पुलिस का यही काम होता है और इसी के साथ पुलिस अपना काम करती भी है और ये जनहित कहलाता है ना। पुलिस कानून की परिधि में अपराधियों को पकड़ती है, उन्हें निरुद्ध करती है, देश के व्यक्तियों की अपराधियों से सुरक्षा करती है, यह सभी जनहित है। पुलिस जनता के जान माल की सुरक्षा करती है, पुलिस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी करती है। अगर आपको ये कहे कि इसकी उनकी सैलरी मिलती है, उनका काम है, तो यह एक बेवकूफ़ी भी है ना। ये तो उनसे पूछिए जो -40 डिग्री में और 55-60 डिग्री में बॉर्डर पे खड़े हैं, कहें उनको सैलरी मिलती है, तो कतई निंदनीय बात है ये। वो लोग जनहित कर रहे हैं, समाज हित कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। फौजी भाई सीमा पर कर रहे हैं और पुलिस के जवान देश के अंदर कर रहे हैं, ये भी ठीक है। पुलिस मालिक से श्रमिक के अधिकार की रक्षा करती है, यह ताकतवर व्यक्तियों से निर्धन निर्बलों की रक्षा करती है, यह जनहितार्थ काम है। किसी भी ताकतवर से कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना यह जनहित ही तो है जो कि पुलिस करती है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जनहित याचिका की, PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL। तो वह याचिका जो कि लोगों के सामूहिक हितों हेतु न्यायालय में दायर की जाती है, जनहित याचिका कहलाती है, सब जानते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जनहित में अथवा फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग अथवा समुदाय के हित या उसके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय में पनाह ले सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वर्ग के हितों को, जनहितों को हानि पहुंची हो किसी काम से, तो उसके लिए लोग न्यायालय में शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और उचित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जनहित याचिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के सामने दायर कर सकते हैं। अब प्रश्न यहां से बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर न्यायालय में जनहित, माफ करिए, अनुच्छेद 32 के तहत क्या आता है। तो इसके तहत आता है जनहित याचिका न्यायालय में दायर करना। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 32 के तहत है वो उच्चतम न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि हाई कोर्ट में अगर हम जनहित याचिका दायर करना चाहें तो अनुच्छेद 226 के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका दायर होती है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, कुछ शर्तें भी हैं जनहित याचिका दायर करने की। ऐसा नहीं कि हर कोई गया जनहित याचिका दायर कर दी, भाई मेरे मोहल्ले की डीपी खराब हो गई जनहित याचिका दायर कर दी, सड़क उखड़ गई जनहित याचिका दायर कर दी। इसके कुछ विशेष नियम भी हैं कि किन नियमों के अंतर्गत आकर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि लोगों का सामूहिक हित हो, जैसे सरकार की कोई योजना जिसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, सरकार की कोई ऐसी योजना हो जो लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए गलत प्रभाव पड़ रहा हो, जिसका हानिकारक हो, उनके मुताबिक ना हो, उनको परेशानी आ सकती हो, तो ऐसी योजनाएं जो होती हैं इनके खिलाफ हम PIL दायर कर सकते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये जो मेरे मौलिक अधिकार हैं, इन पर किसी का गलत प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे कि हमें बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वाक स्वतंत्रता हमको प्राप्त है,
अब वाक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरे को गालियां दे दें, उसके बारे में भला बुरा कहें, क्योंकि उसके पास भी तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं, वही जो हमारे पास हैं। तो जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनके विरुद्ध भी हम PIL दायर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के विषय में सोच रखता हो वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उसका व्यक्तिगत हित भी शामिल हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामाजिक हित चाहता है, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपने बहुत सुना होगा, चिपको आंदोलन से जुड़े थे। भाई वन कट रहे थे, वो वनों को नहीं कटने दे रहे थे, उनका क्या व्यक्तिगत हित था इसमें? क्या वन सिर्फ उनके ही काम के लिए थे? क्या वन सिर्फ उनको ही ऑक्सीजन देते हैं? क्या वन सिर्फ उनके ही घर का पर्यावरण स्वच्छ रखते हैं? जी नहीं, वन तो सभी के लिए उपयोगी है। तो इसमें उनका व्यक्तिगत हित ना होकर सामाजिक हित था, इसके लिए भी जनहित याचिका दायर करी जा सकती है। जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद व किसी भी सरकारी विभाग के खिलाफ दायर की जा सकती है। परंतु अगर किसी निजी पक्ष अथवा कंपनी के कारण जनहित पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष अथवा कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है। मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका जनहित पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो तो उसको भी सरकार के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसको परमिशन जो है वो सरकार ने ही दे रखी है। जैसे अगर कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने में परिवेश या वातावरण प्रदूषित हो रहा हो तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे। मान लीजिए जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है, अगर वहां पर कोई परेशानी आ रही है, उस उद्योग से प्रदूषित हो रहा है, शहर प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? उत्तर प्रदेश राज्य, भारत संघ, जो जरूरी हो, या दोनों भी हो सकते हैं। मानो उत्तर प्रदेश सरकार भी हो, भारत सरकार भी, इनमें से जो जरूरी हो, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा निजी कारखाना, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो क्यों उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, और निजी कारखाना जिसका वो कारखाना है वो तो है ही जिम्मेदार। जिम्मेदार भी वो भी है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जो उस काम को नहीं देख रहा है। जैसे कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका काम है कि प्रदूषण रोकें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो फिर जनहित याचिका दायर करके उनको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। आगे देखिए जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। जनहित याचिका ठीक उसी तरह दायर की जाती है जिस तरह से रिट आदेश याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। कुछ उसके प्रकार हैं जो कि मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नांकित बातों को होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हर एक याचिका की एक छायाप्रति होगी। यह छायाप्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छायाप्रति अथवा अधिवक्ता की छायाप्रति होती है। एक छायाप्रति प्रतिवादी को देनी होती है तथा उस छायाप्रति की देय रसीद प्राप्त करनी होती है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की छायाप्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई रसीद के साथ न्यायालय में देनी होती है। तो पहले तो हम जिस पर याचिका दायर कर रहे हैं उसको एक छायाप्रति देते हैं और न्यायालय को भी देते हैं। उच्चतम न्यायालय के सामने जनहित याचिका दायर करने हेतु प्रतिवादी याचिका की 5 छायाप्रति उपस्थित करनी होती हैं और जनहित याचिका एक पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, परंतु यह याचिका तभी मान्य होगी जब निम्नलिखित व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से दायर की गई हो, जैसे कि व्यथित व्यक्ति द्वारा, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा, उन लोगों के अधिकारों हेतु जो निर्धनता अथवा किसी और कारण से न्यायालय के सामने न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं आ सकते हैं। आगे देखिए कि सुनवाई के समय दिए गए आदेश। इसमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश इत्यादि शामिल होते हैं। जनहित याचिका के लिए वकील होना आवश्यक होता है। ये कुछ बेसिक बातें थीं जो कि हमने जानी।
आगे देखिए कि जनहित याचिका के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों व न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में चेतना में वृद्धि होती है। जनता के मन में यह भाव जग जाता है कि न्यायपालिका उसके साथ है, उसको न्याय मिलेगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसके अलावा यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को बड़ा बनाती है, जनता में विश्वास पैदा करती है। इसमें व्यक्ति को विभिन्न नए अधिकार प्राप्त होते हैं। यह कार्यपालिका तथा विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने हेतु रोकती है। यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चितता करती है, मतलब कि प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकती है। अब ये केस सुनिए, बड़ा बढ़िया केस है कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने प्रतिपादित किया कि अगर कोई व्यक्ति अथवा समाज का वर्ग जिसको क्षति पहुंचाई गई है अथवा विधिक अधिकारों की अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में समर्थ भी नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आवेदन दे सकता है। उच्चतम न्यायालय में पत्र लिखकर भी उपचार की मांग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय जाने में समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है, कानून मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या फिर उतनी जानकारी नहीं रखता है, तो उसके न्याय के लिए कोई और भी आवेदन कर सकता है, कोई और भी पीआईएल दायर कर सकता है और उसको उचित न्याय दिला सकता है। अब देखिए, एक यह भी है कि दुर्भावना अथवा राजनीतिक उद्देश्य से इस याचिका का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने देखा कि जनहित याचिका क्या है और मानवीय हित में ये क्यों ज़्यादा जरूरी है, जनहित क्या है, जनहित याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है। तो आपको याद होगा कि उच्चतम न्यायालय में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यही इसमें मेन है, यही मुख्य बिंदु है। इसके अलावा देखिए कि पुलिस एक्ट कब आया था, तो पुलिस एक्ट 1861 में अंग्रेजों के शासनकाल में आया था और कुछ ज़्यादा इसमें मेन नहीं है, 2-3 चीज़ें ही हैं। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कल का हमारा टॉपिक होगा कानून एवं शांति व्यवस्था। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी भी है और दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।